हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे ऑल ईयर एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि टैली ईआरपी 9 के सॉफ्टवेयर पे आपको बताया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडजस्टमेंट, इसका उद्देश्य क्या होता है। समायोजन प्रविष्टियां करने के पीछे मूल उद्देश्य यह होता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर से संबंधित समस्त आय व्यय और भविष्य में प्राप्त या खर्च की जाने वाली आय व्यय, चाहे वो प्राप्त या खर्च हुई है या नहीं हुई है, तो इस प्रकार के करंट फाइनेंशियल ईयर का सारा लेखा जोखा करंट फाइनेंशियल ईयर में ही किया जाता है। समायोजन प्रविष्टियां या एडजस्टमेंट एंट्री कहलाता है। सबसे पहले हम देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्च जिनका संबंध करंट फाइनेंशियल ईयर से होता है लेकिन इनका भुगतान करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार के खर्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी या अदर टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है ईयरली इलेक्ट्रिसिटी बिल का। अप्रैल का मई में डिपॉजिट किया गया है, मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, ऐसे करते हुए फरवरी का मार्च में, और मार्च का मैंने एज्यूम किया मार्च तक जो हमारा बिल है वो 6920 रुपये है। 6920 रुपये हमने जमा कर रखा है। मैं एज्यूम करता हूं कि जो मार्च का हमारा बिल है वो 564 रुपीज आया हुआ है, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में जमा किया जाएगा। लेकिन जो 564 है मुझे इसी साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या अपनी बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है कि ये खर्च हमारा इसी साल का है। और इसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री में कैसे दिखाते हैं। मैं गेटवे ऑफ टैली को ओपन करता हूं। गेटवे ऑफ टैली को ओपन कर लिया है। मैं एक बार आपको यहां पर दिखा देता हूं, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, और अल्ट F1 मैंने प्रेस किया, डिटेल में चले गए और आप यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यहाँ पर 6920 रुपये जमा है। 6920 रुपये यहाँ पर जमा किया गया है। और अब मैं क्या करूंगा, इसको एडजस्ट करूंगा कि, और उसको मैं बी फॉर बैलेंस शीट अल्ट F1 में देखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे जो करंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी या लोन्स एंड लायबिलिटी, अभी यहाँ पर लायबिलिटी में नहीं दिख रहा है, मुझे उस 564 रुपीज को लायबिलिटी में दिखाना है, ताकि वो यहाँ से क्या हो, उसके प्रॉफिट एंड लॉस से वो पैसा कम कर दे ऑटोमेटिक। वी फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल, F2 फॉर डेट चेंज। मैं 31/3/2023 कर दिया। उसके बाद मैं डेबिट करता हूं, डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मैं करता हूं 564 रुपीज, और क्रेडिट करूंगा मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी को। क्रेडिट मैं कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी को। कंट्रोल ए से डेटा को मैंने सेव कर दिया। मैं फिर से एक बार बी फॉर बैलेंस शीट देखता हूं, अल्ट F1। आप देखेंगे कि यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी में 564 आ गया है, और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखना चाहें अल्ट F1, इलेक्ट्रिसिटी मैंने किया, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का जो वाउचर था, जो 6920 था, वो 7484 रुपये हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इसको अप्रैल में जमा करना है। मैं अल्ट F2 करके पीरियड चेंज करता हूं इसका। अभी मैं करता हूं इसका अप्रैल 23 से मार्च 24 कर दिया। बी फॉर बैलेंस शीट में देखेंगे अल्ट F1 करके, तो यहाँ पर अभी 564 हमें दिखाई दे रहा है। और मैं वी फॉर वाउचर, F2 फॉर डेट, F5 फॉर पेमेंट, F2 फॉर डेट इंटर कर दिया, F5 फॉर मैंने पेमेंट कर दिया। और मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया से आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 564 को क्या कर दिया, 564 को पे कर दिया है। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो क्या हो गया हमारा, अभी क्या हो गया है, यहाँ से खत्म हो गया। कंट्रोल ए से मैंने डेटा को सेव कर दिया। बी फॉर बैलेंस शीट में आएंगे, अल्ट F1 करेंगे, तो आप देखेंगे जो करंट लायबिलिटीज थी, करंट लायबिलिटी से यहाँ से जो 564 यहाँ से हट गया है। और इसके बाद इसको प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे अल्ट F1 करके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी को मैं यहाँ से करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहाँ गया इसका, देखता हूँ।
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जो मेरा खर्चा था, ये जो मेरा 564 जो खर्चा था वो क्या था, पिछले फाइनेंशियल ईयर का था। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो हमने जर्नल एडजस्टमेंट किया था उसकी एंट्री है, उसका पे हमने कर दिया है। उसका इफेक्ट पे करने के बाद, उसका इफेक्ट पे करने के बाद जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें उसका इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस नेक्स्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं, ऐसे खर्चे जिनका संबंध आगामी लेखा अवधि से होता है लेकिन इनका भुगतान इसी लेखा अवधि में कर दिया गया है। तो इस प्रकार के खर्चे को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए, आपने किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर रखा है या आपने ऑफिस का इंश्योरेंस करा रखा है। मैंने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है कि मैंने अपने ऑफिस का इंश्योरेंस कराया हुआ है। जो इंश्योरेंस का चार्ज है वो 18,000 है। वो क्या है, 18,000 ईयरली है। तो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो हमारा 22-23 है, तो सितंबर 2022 को मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ है और ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगस्त 2023 तक ये वर्क करेगा। बट लेकिन जो हमारा खर्चा है वो मार्च तक, इस साल में ये मार्च तक है, मार्च के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। इसमें से आधा पैसा लगभग आप देखेंगे जो हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 6 महीने, मीन्स कि 6 महीने, जो 18,000 है ये 1 साल का मैंने पे किया हुआ है। लेकिन जो इस फाइनेंशियल ईयर, जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। तो जो अगला 6 महीने है, अगले 6 महीने का 9,000 है, उसकी एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। मैं अल्ट टैप करके मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूं। गेटवे ऑफ टैली पे मैं DAL HDFC इंश्योरेंस मैं जूम करता हूं कि HDFC इंश्योरेंस से मैंने ऑफिस का इंश्योरेंस करा रखा है, जिसको सितंबर में 18,000 हमने क्या किया हुआ है, दिया हुआ। सितंबर में 18,000 दिया हुआ है। मैं V फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल, HDFC इंश्योरेंस को मैंने क्या किया, 9,000। इसको 9,000 को मुझे क्या करना है, मैं यहां से एक बार इसको बैक करता हूं थोड़ा सा, डिस्प्ले काउंट लेजर, प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस को मैं चेक करता हूं यहां से। V फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल, डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस को इकाई दहाइस, मैं यहाँ पे 9,000 मैंने बुक किया और HDFC इंश्योरेंस को मैंने क्रेडिट कर दिया और इसको मैंने किया हुआ है 31 मार्च को। मीन्स जो मेरा HDFC इंश्योरेंस 18,000 का था वो अभी कितने का बचा हुआ है, 9,000 का। 9,000 को मैंने प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस में करा रखा है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस को मैं कंट्रोल एंटर करके बताऊं कि प्रीपेड इंश्योरेंस का जो हेड है अंडर, उसको मैंने करंट एसेट में रखा हुआ है और कंट्रोल ए से मैंने डेटा को क्या कर दिया, सेव कर दिया। कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर दिया। बी फॉर बैलेंस शीट, अल्ट F1 करेंगे तो आप देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस में आप करंट एसेट साइड में देखेंगे कि 9,000 यहाँ पे क्या हो रहा है, 9,000 यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस में इसका रिपोर्ट चेक करेंगे, अल्ट F1 कर लिया मैंने, आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 18,000 था, क्योंकि HDFC वाले को मैंने 18,000 दिए हुए थे, लेकिन अभी कितने बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 9,000 ही बचे हैं, क्योंकि 9,000 को मैंने उठा के करंट एसेट में डाल दिया और उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो आपने इसको देखा। मैं अब अल्ट F2 करके फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेता हूं। मैं APR अप्रैल 23 से लेकर के MRC मार्च 24 और फिर से उसके बाद बी फॉर बैलेंस शीट, अल्ट F1 करेंगे तो आप देखेंगे जो प्रीपेड इंश्योरेंस है अभी आपका 9,000 करंट एसेट में दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। अब मुझे इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। मैं V फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल, F2 फॉर डेट, APR अप्रैल कर दिया और उसके बाद इसको मैंने कर दिया HDFC इंश्योरेंस को मैंने यहाँ से 2.5 सैकड़ा 9,000 और फिर उसके बाद क्रेडिट किया मैंने
प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस। आप देखेंगे जो प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस जो 9000 था वहां पर 0 हो गया। कंट्रोल ए करके डेटा को मैंने सेव कर दिया। फिर से बी फॉर बैलेंस शीट में आप देखेंगे अल्ट F1 करके, तो आप देखेंगे जो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस था, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस था, वो यहाँ से क्या हो गया है, वो यहाँ से हट गया है। उसके बाद पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे और अल्ट F1 करेंगे। अल्ट F1 में हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी हमारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 9000 मेरा यहाँ पर क्या हो गया है, दिखाई दे रहा है। इस साल मैंने ये पैसा नहीं दिया हुआ है, बट क्या हुआ है कि ये साल पहला ये पैसा मैंने पहले ही इंश्योरेंस वाले को दे रखा है, लेकिन वहां से मैंने इसको क्या किया हुआ है, एडजस्टमेंट एंट्री किया हुआ है कि 9000 पिछले फाइनेंशियल ईयर का है और 9000 इस फाइनेंशियल ईयर का है। तो ये था हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मींस आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसी आय जो वर्तमान लेखा अवधि से संबंधित है और प्राप्त होनी है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम कहलाती है, जैसे बैंक इंटरेस्ट और कमीशन या कमीशन ऑन सर्विसेज। अब मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है, आप देखेंगे कि मैंने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है 50,000 रुपये, जो कि 4% के लिए ईयरली है। लेकिन अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज होने वाला है, लेकिन अभी तक इसका इंटरेस्ट हमें आया नहीं। इसका इंटरेस्ट हमें 31 मार्च या उसके बाद ही आएगा। तो इसकी एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे एडजस्ट करते हैं, आइए हम देखते हैं। मैं अपने गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। गेटवे ऑफ टैली से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं डीएससी कैश बैंक ऑफ इंडिया का मैंने लेजर ओपन कर लिया और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट 50,000 कर रखा है। अब इसकी मुझे एंट्री करनी है। वी फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल, वी फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल। मैं F2 करके डेट करूंगा और 31/3 और यहाँ पर 2023, यहाँ पर 31/3 कर दिया, 31 मार्च 23 हो गया। और मैं यहाँ पे करता हूँ अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम आप इसको देखो, कंट्रोल एंटर करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो अक्रूड इनकम है उसको मैंने करंट एसेट पे कर रखा है और जो मेरा इनकम होने वाली है वो कितनी है, 2000 है। वो कितनी है, 2000 है। और मैं क्रेडिट किसको करूँगा, क्रेडिट किसको करूँगा, मैं अल्ट C, मैं BOIINTEREST इंटरेस्ट ऑन BO, मैं इसका लेजर सही करता हूँ, INTEREST इंटरेस्ट ऑन FD और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने BOI। ये सही हुआ, करंट एसेट कर दिया मैंने और कंट्रोल A से डेटा को मैंने सेव कर दिया और मैं कंट्रोल A से फिर से मैंने डेटा को सेव कर दिया। अब मैं रिपोर्ट चेक करूँगा, बी फॉर बैलेंस शीट, बी फॉर बैलेंस शीट अल्ट F1 में जाकर देखूंगा। जो अब अक्रूड इनकम, जो हमारा अक्रूड इनकम है वो यहाँ पर देखेंगे आप कितना है, अक्रूड इनकम कितना है, 2000 है। अक्रूड इनकम यहाँ पर 2000 है, जो कि हमारा क्या है, करंट एसेट है, जो कि हमें अभी इस बार नहीं मिलना है, हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलना है। और फिर उसके बाद मैं पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता हूँ, अल्ट F1। मैं यहाँ से देखता हूँ ACC अक्रूड इनकम, यहाँ से बैलेंस शीट में अगर करंट एसेट में दिख रहा है तो वो इनकम में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट अल्ट F2 करके मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चेक करता हूँ, APR अप्रैल 23 और मार्च 24। फिर से मैं बी फॉर बैलेंस शीट अल्ट F1 में जाऊँगा तो जो मेरा अक्रूड यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन BOI, इंटरेस्ट ऑन BOI क्या है, मेरा क्या है, यहाँ पर माइनस में आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस में दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिसिप्ट कर लेंगे। अब इस बार क्या करेंगे, इसको रिसिप्ट, वी फॉर वाउचर, F6 फॉर रिसिप्ट अप्रैल। मैं बैंक ऑफ इंडिया पे गया और उसके बाद मैं इंटरेस्ट ऑन BOI FD, इंटरेस्ट ऑन BOI FD कितना है, 2000 है। 2000 को मैंने क्या कर लिया यहाँ से, सॉरी यहाँ पर अक्रूड इनकम को यहाँ पर मैं रिसीव करूँगा, मैंने BOI गलत लिख दिया था। अक्रूड इनकम को मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
वो कर लूँगा, एंट्री कर दिया, कंट्रोल ए करके डेटा को मैंने सेव कर दिया। अब फिर से अगर आप बीफार बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट F1 करेंगे तो जो एक्रूड इनकम था वो क्या हो गया है, यहाँ से एक्रूड इनकम यहाँ से हट गया है, एक्रूड इनकम यहाँ से हट गया है। और अगर आप बीफार प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करेंगे अल्ट F1 करके, तो जो मेरा अभी यहाँ पर इनकम है, जो अभी मेरा यहाँ पर इनकम है, वो हमारा इनकम यहाँ से क्या करेगा, जो हमारा इनकम है वो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं कि दिखाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि वो मेरा करंट एसेट का मैटर था और पिछले फाइनेंशियल ईयर का है। तो जो भी हमारा, क्योंकि जो 2000 आए वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही जाएंगे, तो इस ईयर से उसका यहाँ पर कोई भी इफेक्ट, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर बैलेंस शीट में जो हमारा करंट एसेट में था वो यहाँ से आपने देखा कि करंट एसेट से क्या हो गया है, मैं फिर से अल्ट F1 करके दिखा रहा हूँ, करंट एसेट से वो एंट्री हमारी क्या हो गई है, हट गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजस्टमेंट की जो एंट्री है, लास्ट एंट्री है वो अनअर्न्ड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी आय जिनका संबंध आगामी लेखा अवधि से होता है और वो हमें चालू लेखा अवधि में ही प्राप्त हो चुकी हैं, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहलाती हैं। जैसे एडवांस रिसिप्ट, एडवांस कमीशन, एनी टाइप ऑफ एडवांस, कोई ऐसा पैसा जो आपने एडवांस आपको मिल गया है वो क्या कहलाता है, अनअर्न्ड इनकम का, अनअर्न्ड इनकम कहलाता है। जैसे मैंने एक यहाँ पर उदाहरण लिया हुआ है कि मुझे रेंट रिसीप्ट होता है हर महीने का 2000 रुपये, हर महीने का 2000 रुपये, तो लेकिन जो मुझे पैसा रिसीव हुआ है, वो रिसिप्ट हुआ है, वो कितना हुआ है, 30,000 हुआ है। जबकि मेरा जो एक्सपेंस बनता है, मेरा जो एक्सपेंस बनता है पूरे साल का जो चार्ज बनता है वो 24,000 ही बनता है, लेकिन मुझे 30,000 रुपये क्या हुए हैं, रिसीव हुए हैं। आइए हम इसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करके देखते हैं। मैं यहाँ पे मैंने लेजर कुछ क्रिएट कर रखे हैं, V फॉर वाउचर, F2 फॉर डेट, मैं अप्रैल 22, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया से रेंट इनकम का मैंने एक वो बना, रेंट इनकम का मैंने एक क्या बोलते हैं, लेजर बना रखा है इनडायरेक्ट इनकम में। और उसको मैंने एज्यूम किया हुआ है कि बंदा जो है वो हमें कितना पैसा दिया है, 30,000 रुपये दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 30,000 की एंट्री कर दी। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे अल्ट F1 करके, तो जो इनकम है आपकी, जो आपकी इनकम साइड में है वो क्या दिखाएगा, रेंट इनकम 30,000 है। लेकिन 30,000 मेरा नहीं है, इस साल का मेरा 24,000 ही होता है। बंदे ने 6,000 क्या हुआ है, ज़्यादा दिया हुआ है। तो मैं V फॉर वाउचर, F2 फॉर डेट, 31/3/2023, और मैंने इसको F7 फॉर जर्नल, मैं डेबिट टू रेंट इनकम, डेबिट टू मैंने रेंट इनकम से कम कर दिया। रेंट इनकम हमारे पास कितनी थी, टोटल 30,000 थी, 30,000 में से 6,000 मैंने कम कर दिया और मैंने क्रेडिट किया है अनअर्न्ड इनकम को। अनअर्न्ड इनकम को मैंने करंट लायबिलिटी में इसका लेजर कर रखा है, करंट लायबिलिटी मैंने इसको पोस्ट कर दिया, कंट्रोल ए करके डेटा सेव कर दिया है। बी फॉर बैलेंस शीट आप चेक करेंगे अल्ट F1 करके, तो जो यहाँ पर आप देखेंगे अनअर्न्ड इनकम आपके पास यहाँ पर 6,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करेंगे, पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, और अल्ट F1 करेंगे, तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो रेंट इनकम है हमारी वो कितनी है, 24,000 है। पहले 30,000 थी, अभी कितनी हो गई है, 24,000 है। लेकिन जो 6,000 है वो हमारा नेक्स्ट ईयर का है। तो उसकी अब हम क्या करेंगे, अल्ट F2 करके मैं अपने फाइनेंशियल ईयर को क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा, APR और MAR, मैंने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया। बिफोर बैलेंस शीट देखेंगे अल्ट F1 करके देखेंगे, तो आप देखेंगे अनअर्न्ड इनकम जो है अभी हमारी यहाँ पर है, करंट लायबिलिटी में है। मैं इसको क्या करूँगा, V फॉर वाउचर, F7 फॉर जर्नल, F2 फॉर डेट, APR मैंने अप्रैल लिख दिया यहाँ पे, और डेबिट मैं करूँगा अनअर्न्ड इनकम को। अनअर्न्ड इनकम मेरी कितनी थी, 6,000 थी का, 6,000, और ये क्या थी हमारी, रेंट इनकम थी। ये क्या थी हमारी,
रेंट इनकम थी, रेंट इनकम को मैंने क्रेडिट कर दिया। इस फाइनेंशियल ईयर में रेंट इनकम 6000 हो गई, अनअर्न इनकम जो है वो 0 हो गई। मैं फिर से बीफार बैलेंस शीट चेक करता हूँ, बीफार बैलेंस शीट अल्ट F1। आप देखेंगे कि जो अनअर्न इनकम थी वो क्या हो गई, यहाँ से 0 हो गई है। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे अल्ट F1 करके, सॉरी अल्ट F1, आप यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम आप यहाँ पर देखेंगे तो रेंट इनकम जो हमारा इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोस्तों ये थी सारी हमारी ऑल ईयर एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें हमने अक्रूड इनकम पढ़ा, अनअर्न्ड इनकम पढ़ा, प्रीपेड एक्सपेंसेस पढ़ा और हमने इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस और उसके बाद एक एंट्री और हमने पढ़ी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ा, प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ा। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।